की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 किंगडम्स किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखेंगे हाउ सम मैन बिकेम रूलर, कि कैसे कुछ जो लोग हैं वो रूलर बने। ठीक है, तो हम जब रूलर चूज करते हैं तो रूलर हम चूज करते हैं हम उसको वोटिंग दे करके। अब अगर देखा जाए तो अब हम हमारे भारत में पिछले 50 सालों से अपना राजा कैसे चुन रहे हैं, हम अपना राजा चुन रहे हैं वोटिंग पर्पज से। हम क्या करते हैं, वोटिंग देने के लिए जाते हैं और अपना राजा, ठीक है, तो हम जब वोटिंग देने के लिए जाते हैं तो वोटिंग पर्पज से क्या होता है, हम अपना रूलर चूज करते हैं। तो लेकिन ये तो अभी की बात है। अब इससे पहले की बात क्या है, चैप्टर 4 के अंदर आपने देखा था कि जन देखा था। जन क्या होता है, एक जगह होती है ना, एक छोटी सी जगह, उसको जन बोलते हैं। उस जन पर रूल करने वाला जो रूलर होता है वो राजा होता है। ठीक है, लेकिन अगर आज से देखा जाए 3000 साल पहले, तो हमने ये चेंजेस देखे थे कि राजा जो है किस तरीके से चूज किया जाता था, क्यों हम उसको रिकॉग्नाइज राजा करते थे, वो बड़े बड़े सेक्रीफाइस करता था। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस करता है, हम उसको राजा की उपाधि देते हैं। अश्वमेध जो इसका दूसरा नाम होता है हॉट सेक्रीफाइस। अश्वमेध एक प्रकार का यज्ञ होता है, ठीक है ना, उसके अंदर हॉट सेक्रीफाइस होता है। ये एक प्रकार का रिचुअल है। इसके अंदर एक घोड़े को फ्रीली छोड़ दिया जाता है घूमने के लिए, और ये घोड़ा जो होता है इसे गार्ड करने वाला एक राजा का आदमी होता है, यानी कि इस घोड़े के साथ में इसको गाइड करने वाला एक राजा का आदमी साथ में रहता है। तो जो घोड़ा है उस घोड़े को हमने वंडर्ड, यानी वंडर्ड मतलब क्या है, उस पर कोई हमने गले पर नकाम नहीं खरीद रखा, एकदम फ्रीली वो मूव कर रहा है। अब वो फ्रीली मूव कर रहा है, वो जिस जिस किंगडम से वो किंगडम उस राजा को छोड़ के बाकी के जो राजा है उनके किंगडम से पास होकर के जाएगा। अगर उसको किसी भी राजा ने उस घोड़े को रोका, इसका मतलब क्या है कि वो राजा उस जो घोड़े वाला राजा है उसको चैलेंज कर रहा है और उसे अब उसके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी और उसे उसको हराना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर उसने हरा दिया तो फिर उस घोड़े वाले राजा की जगह पर वो राजा आ जाएगा जिसने उसके घोड़े को हराया है। लेकिन अगर सारी के सारे किंगडम्स के राजा उस घोड़े को पास होने देते हैं, इसका मतलब क्या है कि सबके सब मानते हैं कि सबसे पावरफुल कौन है, जो उसका वो घोड़ा है। ठीक है, उसके बाद में ये जो राजा थे इन्होंने इनवाइट करते थे, जब सेक्रीफाइस हो जाता था, जब उस राजा से पता चलता था कि हाँ ये राजा ही अब सबका मालिक है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो फिर वो राजा अपना एक सेक्रीफाइस करवाता था, यानी अपना एक यज्ञ करवाता था। उस यज्ञ के अंदर वो बहुत ही स्पेशली ट्रेंड प्रीस्ट को बुलाता था और उनको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देता था। राजा रिकॉग्नाइज करता था इस सेक्रीफाइस को, कि ये रिकॉग्नाइज करता था कि ये जो सेक्रीफाइस है ये शो कर रहा है कि राजा बहुत पावरफुल है, और उसके पास में बहुत सारे गिफ्ट आते थे। छोटे छोटे राजा होते थे जो अपने किंगडम से उस घोड़े को पास आउट होने देते थे, वो उसके पास क्या भेजते थे, गिफ्ट भेजते थे, और साथ ही साथ वो आते थे गिफ्ट लेकर के उस घोड़े वाले राजा के लिए। तो राजा जो था एक सेंट्रल फिगर होता है रिचुअल्स का। ठीक है, उसकी एक स्पेशल सीट होती है, उसकी एक स्पेशल तख्ती होती है, ठीक है ना, और उसकी तख्ती टाइगर स्किन की बनी हुई होती है। उसको वो क्या करता है, पहनता है, उस गद्दी पर वो बैठता है। उसके जो चैरियटर होते हैं, ठीक है ना, चैरियटर मत जो बैटल फील्ड में, चैरियटर मतलब क्या है, जो घुड़सवार घोड़े को चलाते हैं उनको बोलते हैं। तो बैटल फील्ड में जाते हैं, ठीक है ना, और वो उसकी ग्लोरी को चैंटेड करते हैं। जब वो कोई युद्ध जीत जाता है तो वो लोग मिलकर क्या करते हैं, बताते हैं भाई राजा ने इतना किया, ऐसा किया, मतलब चैंटेड करते हैं उसकी ग्लोरी को और रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके जो रिलेटिव, स्पेशली उसकी वाइफ और उसके बेटे, ये दोनों ही जो छोटे मोटे रिचुअल्स होते हैं, बहुत बड़े नहीं, छोटे मोटे रिचुअल्स हो रहे हैं, दरबार में कोई यज्ञ वगैरह हो रहा है या कोई पूजा पाठ हो रही है, तो उसमें उसकी वाइफ और उसके जो बेटे हैं वो बैठते थे। ठीक है, और जो राजा होते थे जो स्पेशली आते थे यहाँ पर बैठने के लिए आते थे, परफॉर्मेंस सैक्रिफाइसेस को देखने के लिए आते थे। जो प्रीस्ट होता था उसका काम क्या होता था, रिचुअल्स करने का, यानी वो क्या करते थे, मतलब कि अब राजा को एकदम शुद्ध पानी पिलाया करते थे कि अब तुम शुद्ध हो गए हो। और जो साधारण आदमी होता था, जिस जो विश्व और या फिर विश्या का क्या होता था, विश्व मतलब एक जगह है जो थोड़ी सी जन से बड़ी होती है, ठीक है ना, तो उस विश्व या विश्या को वो गिफ्ट लेकर के, विश्या मतलब क्या होते हैं, जो आपके ट्रेडर्स होते हैं, सॉरी, है ना, जो ट्रेडर्स होते हैं उनको बोलते हैं विश्वैश्य। ठीक है, जो वैश्य होते हैं वो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, लेकिन वो ट्रेडिंग करते हैं और वो क्या करते हैं, गिफ्ट्स को लेकर के आते हैं, ठीक है, राजा के लिए, है ना। अगर वो ऐसा नहीं कर, और कुछ दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं शूद्र, शूद्र को बिल्कुल भी रिचुअल्स में बैठने नहीं देते थे, किसी भी यज्ञ में, राजा की किसी भी पूजा पाठ के अंदर उनको नहीं बैठने देते थे। ठीक है ना, अब इसमें एक पैराग्राफ है वर्णास के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया के अंदर आपने देखा होगा जो गंगा और यमुना नदी वाला जो पार्ट है, जिसमें गंगा नदी बहती है, यमुना नदी बहती है इस समय में, तो इस वाले पार्ट में एक लेटर वैदिक पीरियड आया था। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर जो है ऋग्वेद के बाद वाला जो पीरियड है वो लेटर वैदिक पीरियड है, उसके बारे में आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है। जो लेटर वैदिक पीरियड में 4 किताबों कंपोज किया गया था, ठीक है, 3 किताबों कंपोज किया गया था, टोटल 4 है, एक ऋग्वेद में पहले ही हो चुकी थी। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 3 किताबें थी। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ और बुक्स भी थी जिनको कंपोज करा था प्रीस्ट ने, कुछ और रिचुअल्स भी थे जिनको परफॉर्म किया गया था, और अलग अलग ग्रुप्स थे, सोसाइटीज थी। जो प्रीस्ट होते थे, वॉरियर्स होते थे, फार्मर थे, हर्डर्स थे, ट्रेडर्स थे, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर्स, लेबर्स,
फिशिंग, फॉक, फॉरेस्ट पीपल, कुछ प्रीस्ट, कुछ वॉरियर्स जो कि बहुत ज़्यादा रिच हुआ करते थे, कुछ फार्मर्स, कुछ ट्रेडर्स, और भी जो बहुत सारे हर्डर्स थे, क्राउड पर्सन थे, ये सब लोग मतलब वहाँ पे अलग अलग ग्रुप के लोग हैं ये, ठीक है। कुछ का काम पूजा पाठ करना है, तो कुछ का काम व्यापार करना है, तो कुछ का काम लेबर का काम करना है, कुछ मछली पाल रहे हैं, तो कुछ क्राउड पर्सन का काम कर रहे हैं, कुछ व्यापार कर रहे हैं, कुछ पशुओं को चरा रहे हैं, तो कुछ खेती कर रहे हैं, तो अलग अलग सबका काम है। तो जो प्रीस्ट थे उन्होंने इन सब लोगों को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। डिवाइड करने वाले कौन थे? प्रीस्ट थे। इन्हीं 4 ग्रुप को क्या बोलते हैं? वर्णा बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग हर वर्णा का अपना अलग अलग काम होता है। एग्जाम्पल, जो पहला वर्णा होता है वो ब्राह्मण का होता है। जो ब्राह्मण्स होते हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो स्टडी करेंगे, टीच करेंगे, यानी कि पढ़ाएंगे, वेदास को पढ़ाएंगे, और सेक्रीफाइसेस करेंगे यानी कर्मकांड करेंगे, और गिफ्ट्स वगैरह रिसीव करेंगे। ये उनका काम होता था, है ना, काम के बेसिस पर। जो सेकंड जो व्यक्ति था वो रूलर होता था, इसे क्षत्रिय बोला जाता था। क्षत्रिय से उम्मीद की जाती थी कि वो बैटल्स फाइट करेगा और लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद में जो वैश्य होते थे उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि जो फार्मर्स हैं, हर्डर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े व्यापार करते हैं, इसमें क्षत्रिय और वैश्य भी परफॉर्म कर सकते थे सेक्रीफाइसेस, ठीक है। यानी व्यापारियों को भी, वैश्यों को भी अलाउ किया जाता था कि वो सेक्रीफाइसेस कर सकते हैं। लास्ट वाले शूद्र होते थे। ये शूद्र होते थे, इनका काम क्या होता था? जो उससे ऊपर हमने जो 3 ग्रुप पढ़े हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करना, है ना। ये ना तो किसी रिचुअल में बैठ सकते थे, इसके अंदर जो वुमेन, और उसके अलावा जो वुमेन्स होती थी, है ना, उनको शूद्रों के साथ जैसा ही ट्रीट किया जाता था। यानी कि वुमेन और शूद्र दोनों को ही ना तो वेद पढ़ने दिया जाता था, और मोस्टली जो बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस होते थे ना उनमें बैठने दिया जाता था। तो वुमेन्स और शूद्र दोनों को ही वेद स्टडी की परमिशन नहीं थी। जो प्रीस्ट होते थे वो डिसाइड किया करते थे ये सब चीज़ें बर्थ के आधार पर। अगर कोई बेटा है, उसके पापा ब्राह्मण है, उसका जन्म उस परिवार में हुआ है, तो वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ब्राह्मण हो जाएगा। चाहे अब वो काम किसी का भी करे, लेकिन उसकी जात क्या हो जाएगी? ब्राह्मण हो जाएगी, जो आज तक हम लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में जो अनटचेबल्स होते थे, और अनटचेबल का कोई बेटा होगा तो वो ऑटोमेटिकली अनटचेबल ही बन जाएगा, ठीक है ना। अब वो उसको उसी अनटचेबल रूप से ही ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? जन्म के आधार पर वर्णा सिस्टम है। तो ये जो मैनी पीपल्स थे, ये जो ब्राह्मण्स का जो वर्णा सिस्टम था उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि इसमें राजा को बहुत सुपीरियर माना जाता था, प्रीस्ट को बहुत सुपीरियर माना जाता था जन्म के आधार पर, ठीक है ना। और जो बाकी के लोग होते थे उनको उनके ऑक्यूपेशन के आधार पर और बाकी चीज़ों के आधार पर उनको बाय बर्थ ही क्या माना जाता था? कंडेम किया जाता था, उनको लो माना जाता था, ठीक है। अब जनपद आज देखते हैं। जो राजा होते थे ना, वो बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करते थे अपने आप को राजा बनाने, अपने आप को राजा घोषित करने के लिए। बहुत, जनपद का मतलब क्या होता है? कोई जगह, कोई बहुत बड़ी लैंड। तो उस लैंड पे अपने आप को राजा घोषित करने के लिए पहले वो पूजा पाठ करवाते थे, बड़े बड़े सेक्रीफाइस करवाते थे, ठीक है ना। जनपद का लिटरली मीनिंग ही होता है कोई लैंड या फिर कोई जन का मतलब होता है कोई फुट या फिर कोई सेटल डाउन, ठीक है। यहाँ पे कोई लोग बहुत सारे रह रहे हैं किसी जमीन के अंदर, से जनपद बोल दिया जाता था। कुछ इंपॉर्टेंट जनपद हैं, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे नंबर ऑफ सेटलमेंट्स जनपद के खोजे हैं, जैसे कि ये पुराना किला है दिल्ली के अंदर, ये एक जनपद था। पुराना किला दिल्ली के अंदर जनपद था। हस्तिनापुर मीरठ के अंदर ये जनपद था। अतरंजी खेरा एटा के पास ये भी जनपद था, जो यूपी के अंदर है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग थे जो हट्स में रहते थे, बहुत सारे लोग थे जो कैटल्स वगैरह या फिर जानवर्स को पाला करते थे, और बहुत सारी क्रॉप को ग्रो करा करते थे, जैसे कि राइस है, वीट है, बार्ली है, पल्सेस है, शुगर केन है, सीसम है और मस्टर्ड है ना। और बहुत सारे लोग जो पॉटरी वगैरह बनाया करते थे, अर्दन पोट्स करते थे, ठीक है, जो ग्रे कलर की होती थी, कुछ रेड कलर की होती थी, कुछ स्पेशल टाइप की पॉटरीज होती थी। तो ये जो पॉटरीज हमें जिस जगह से मिली थी, अब ये पेंटेड है। हमने इससे पहले एक चैप्टर था उसमें जो पढ़ा था वो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड थी, यानी कि उनका कलर ब्लैक था जो मेसोलिथिक के अंदर थी। लेकिन ये क्या है? पेंटेड है। कुछ का कलर तो ग्रीन है, तो कुछ का ग्रे है, कुछ का रेड है, तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है? पेंटेड ग्रेवेयर, ठीक है ना। इन पे अलग अलग डिज़ाइंस बनी होती थी, कुछ लाइन की डिज़ाइन है तो कुछ ज्योमेट्रिकल ट्रायंगल वाले पैटर्न्स की डिज़ाइन बनी हुई रहती थी। अब जब जो जनपद, छोटे छोटे जनपद जब बहुत सारे मिल जाते हैं और एक राजा एक बहुत बड़ी लैंड को अपने कंट्रोल में रखता है, तो उसको क्या बोलते हैं? महाजनपद। आज से 2500 साल पहले कुछ जनपद जो थे वो इंपॉर्टेंट हो गए थे, क्योंकि अब वो महाजनपद में क्रिएट हो गए थे। कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद उनकी कैपिटल सिटीज़ थी जो फोर्टिफाइड थी, यानी बहुत बड़ी बड़ी दीवारों से आसपास से घिरी हुई थी। वो दीवारें लकड़ी की बनी हुई थी, ईंटों की बनी हुई थी, पत्थरों की बनी हुई थी, ठीक है ना। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद लोकेट करे हुए हैं अपनी कैपिटल के साथ में। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे गंधारा, उसकी कैपिटल क्या थी? तक्षशिला। उसके बाद हम देखेंगे ये नीचे इसके अंदर पंचाला, ठीक है ना। और ये देखो कौशल की कैपिटल वैशाली, मगध की कैपिटल राजगृह, ठीक है। अवंती कैपिटल उज्जैन, यानी ये
महाजनपद से, ठीक है। गंधारा है, पंचाला है, क्रीली है, कौशल है, मगध है, अंग है, अवंती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, महाजनपद से, ठीक है। तो फोर्ट को बनाया क्यों जाता था? फोर्ट को बनाया जाता था कि जो लोग हैं जिनके ऊपर कोई और दूसरा राजा अटैक कर रहा है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो लोग फोर्ट्स को बनाते थे, यानी बड़ी बड़ी दीवारों को अपनी कैपिटल के आसपास बनाते थे, जिससे कि दूसरा राजा उनको पार करके उनके पास अटैक करने तक ना आ पाए। कुछ रूलर अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल और अपने आप को बहुत ज़्यादा रिच दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, बड़े बड़े टॉल टॉल वॉल्स को अपनी सिटी में बनाया करते थे, दिखाने के लिए कि हम बहुत पावरफुल हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा, इसलिए दिखाया करते थे। कुछ एक मोटिव प्रोटेक्शन का भी होता था, एक अनदर किंग से के अटैक से, ठीक है। जो लोग वहाँ पर रहा करते थे, ठीक है, वो फोर्टिफाइड एरिया के अंदर उनका कंट्रोल रहता था, वहाँ पर राजा इजीली कंट्रोल कर सकता था। जो बड़ी बड़ी वॉल्स होती थी उनको बड़ी प्लानिंग के साथ बनाया जाता था, बहुत सारी ब्रिक्स स्टोन्स को प्रिपेयर किया जाता था, बहुत सारी लेबर, है ना, बहुत सारे मैन वुमेन चिल्ड्रंस, उनको लेबर के रूप में काम करवाया जाता था। और जो नए राजा होते थे उन्होंने आर्मीज़ को मेंटेन करना शुरू कर दिया था, यानी जो सोल्जर्स थे अब उनको रेगुलर सैलरी दी जाती थी और राजा उनको पूरी साल अपने अंडर में रखता था, जिससे कि अगर कोई राजा अटैक करे उसके ऊपर दूसरा तो अपने आप को बचा सके वो। इसके पर्पज़ से वो राजा क्या करता था, आर्मी को मेंटेन करता था, और सोल्जर्स थे उनको रेगुलर सैलरी देता था, पूरी साल उन आर्मी वाले लोगों को अपने साथ में रखता था। पेमेंट होती थी, कभी कभी उनको पंचमार्क्ड कॉइन्स में दी जाती थी, पंचमार्क्ड कॉइन्स हमने पढ़ा था। अब टैक्सेस का मोटिव क्या होता है, राजा की इनकम, जिससे कि राजा क्या करेगा और जो उसकी जो सेना वगैरह हैं, जो भी खर्चे हो रहे हैं उनकी पेमेंट करेगा, ठीक है। जो महाजनपद होते थे उनमें बहुत बड़े बड़े फोर्ट्स बनाते थे, बड़ी बड़ी आर्मी रखनी पड़ती थी, उसके लिए चाहिए बहुत सारा रिसोर्स, यानी कि चाहिए बहुत सारा पैसा, है ना, ऑफिसर वगैरह को इनकम देने के लिए। तो वो राजा पहले तो क्या होता था, लोगों के जो गिफ्ट आते थे उन पर डिपेंड रहता था राजा, जो जनपद तक था। लेकिन जब महाजनपद आ गए तो महाजनपद के समय में टैक्स कलेक्शन शुरू हो गया। जनपद के समय टैक्स कलेक्शन इतना नहीं होता था, लोग अपनी मर्जी से जो गिफ्ट देते थे, ट्रिब्यूट देते थे, उनसे ही खर्चा चल जाता था। लेकिन अब तुमने स्टैंडिंग आर्मी रखना शुरू कर दिया है, तुमने अपनी लैंड को फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया है, फोर्ट्स बनाना शुरू कर दिया, तो अब तुमको पैसा चाहिए, तुम्हें आर्मी को तनख्वाह देनी है, तो अब तुम क्या लगाना शुरू कर दोगे, टैक्स लगाना शुरू कर दोगे। तो टैक्स ऑन क्रॉप, अगर तुम्हारा टैक्स ऑन क्रॉप सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस समय एग्रीकल्चर ही सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन होता था, तो ऑक्यूपेशन सबसे बड़ा एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर पर लगने वाला टैक्स ही सबसे बड़ी आपको इनकम देगा। तो जो इनकम होती थी वो सबसे ज़्यादा किससे आती थी, टैक्स ऑन क्रॉप से। जो क्रॉप ज़्यादातर जो लोग थे वो फार्मर्स थे, तो टैक्स जो फिक्स कर दिया गया था 1/6। अगर कोई भी व्यक्ति खेत के अंदर उसका अगर मान लो 6 अगर वो उगा रहा है, तो 6 में से 1 उसे किसको देना पड़ेगा, राजा को देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। ये जो आपका क्रॉप के ऊपर जो टैक्स लगता था, इसको भाग बो या शेयर बोला जाता था, ठीक है। इसको क्या बोलते थे, या तो भाग बोलते थे या शेयर बोलते थे। ये जो टैक्स ऑन क्रॉप था 1/6 ऑफ टोटल प्रोड्यूस का लगता था। दूसरा टैक्स लगता था क्राफ्ट पर्सन वाले लोगों पर, ठीक है ना, जो काम करते हैं, जो वीवर हैं, स्मिथर्स हैं, जो अपना वन डे वर्क करते हैं, उनसे महीने में टैक्स देता था राजा। दूसरा लगता था हर्डर्स, जिनसे एक्सपेक्ट की जाती थी कि वो टैक्स एनिमल या एनिमल्स के प्रोड्यूस से जो बन रहा है, क्योंकि हर्डर्स जानवर को एक जगह दूसरी जगह ले जाते रहते हैं, तो जो जानवरों से उनको मिल रहा है वो उसका कुछ भाग राजा को टैक्स के रूप में दे। कुछ टैक्स सामानों पर लगता था, जो ट्रेड के रूप में एक जगह से दूसरी जगह पर बेचे जाते थे। और हंटर और गैदरर्स जो होते थे, राजा को फॉरेस्ट की जो चीज़ें होती थी उनको ला करके देते थे। तो हर ये तरीका था सबका अपना अपना टैक्स देने का, ठीक है। एग्रीकल्चर में क्या चेंज होता है, 2 मेजर चेंज होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। पहला तो होता है कि अब एग्रीकल्चर के अंदर हल्का आयरन के हल्का यूज़ होना शुरू हो गया था, आयरन प्लाउशेयर यूज़ होना शुरू हो गया था। इससे तुम बहुत हैवी क्लेई सॉइल को अब तुम बेटर कर सकते हो। अब पहले सबसे पहले हमने वुडन प्लाउशेयर यूज़ करा था, तो वुडन प्लाउशेयर हर जगह अवेलेबल नहीं था और हर जगह वो मिट्टी को खोदने में सफल नहीं था, इसलिए आयरन का जो प्लाउशेयर आया तो उससे हम हर मिट्टी को अपने अकॉर्डिंग मिट्टी में बदल सकते थे, हार्ड है तो उससे सॉफ्ट कर सकते थे। इससे तुम्हारे प्रोडक्शन करने में ईजिली हो गया। दूसरी बात, लोगों ने ट्रांसप्लांटिंग पैडी शुरू कर दिया, यानी पहले पैडी होती थी बीज से करते थे, अब लोगों ने जो फसल है, छोटे छोटे जो पौधे आ जाते हैं उसको उगा करके जो हम पैडी करते हैं, धान की खेती करते हैं, अगर पहले बीज डाल दे छोटे छोटे पौधे, उन पौधों को अलग अलग करके हम उनकी खेती करते हैं। ट्रांसप्लांटिंग ऑफ पैडी भी शुरू हो गया था। पहला क्या था, आयरन का प्लाउशेयर, दूसरा क्या था, ट्रांसप्लांटिंग पैडी। इसका मतलब क्या है कि अब अगर तुम बीज को ग्राउंड में ऐसे बखेरने की बजाय तुम्हारे जो बीज है, बीज जब उग करके आ जाते हैं उन पर स्प्राउट आ जाता है, उन स्प्राउट को अलग अलग सैम्पलिंग में प्लांट पे क्या करोगे, तुम उससे ग्रो करोगे। इससे क्या होता है, तुम्हारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और प्लांट भी ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव रहता है, ठीक है ना। और इससे क्या लोगों का काम बढ़ गया। अब जो स्लेव मैन और वुमेन थी, जिनको दास बोलते थे, स्लेव मैन को, स्लेव वुमेन को बोलते थे दासीज, है ना। और जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते थे उन्हें बोलते थे कमकर्स, ठीक है ना, या फिर कमाकरास, ठीक है ना, कमाकरास बोलते थे जो एग्रीकल्चर में काम करने वाले लेबर्स होते थे, ठीक है। उसके बाद में मगध के बारे में देखते हैं। जो मगध है
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट महाजनपद था, ठीक है ना। और 200 ईयर्स तक ये बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद रहा था। इससे एक इंपॉर्टेंट रिवर जाती थी, उसका नाम था गंगा और सोन। गंगा और सोन दोनों नदियाँ इस महाजनपद मगध से बह करके जाती थी, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसमें क्या ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे से होता था, पानी की सप्लाई बहुत अच्छी थी, लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, और मगध जो था वहाँ पे बहुत फॉरेस्ट था। तो फॉरेस्ट में जो एनिमल्स थे जैसे कि एलिफेंट वो रहते थे, और एलिफेंट को वो कैप्चर करते थे और आर्मी के रूप में ट्रेन करते थे। तो उन्हें एलिफेंट मिल रहे थे, बहुत अच्छी फर्टाइल लैंड भी मिल रही थी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया भी था, क्योंकि इसमें मिट्टी भी अच्छी थी, एग्रीकल्चर भी अच्छा हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा था, वाटर की सप्लाई भी हो रही थी, और एनिमल्स भी मिल रहे थे जिनको आप आर्मी के लिए ट्रेन कर सकते हो। फॉरेस्ट में जो प्रोड्यूस हो रहा था, जो लकड़ियाँ प्रोड्यूस हो रही थी जिनसे तुम अपना घर बना सकते हो, काठ या चैरियट्स, हथियार वगैरह जो रथ होते हैं उनको बना सकते हो। आयरन की बहुत सारे ओर थे मगध के अंदर, बहुत सारी आयरन की ओर थे, तो आयरन को निकाल के तुम उनसे टूल बना सकते हो, वेपन्स बना सकते हो, खेती है ना, आयरन प्लाउशेयर बना सकते हो। तो मगध बहुत पावरफुल रूलर्स थे मगध के। एक तो था बिंबिसार और एक था अजातशत्रु। तो बिंबिसार और अजातशत्रु बहुत पावरफुल रूलर थे मगध के, ठीक है ना। इनका पॉसिबल मींस क्या हुआ था कि इन्होंने बहुत सारे जनपद जो थे उनको क्या करा था, कन्क्वायर करा था। जो महापद्म नंद है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। इन्होंने नॉर्थ वेस्ट पास्ट सब कॉन्टिनेंट तक चीज़ों को एक्सटेंड, अपने रूल को, अपने अपने एरिया को एक्सटेंड कर दिया था। राजगृह इनकी प्रेजेंट डे की जो राजगीर है वो इनकी कैपिटल थी बिहार की, और ये कैपिटल मगध की रही थी काफ़ी लंबे समय तक। उसके बाद पाटलिपुत्र बन गई थी, पाटलिपुत्र जो आज का पटना है। 2300 साल, आज से 2300 साल पहले की बात करें तो इसको एक रूलर था, इसका नाम था अलेक्जेंडर, जो मैसिडोनिया का रहने वाला था, यूरोप में। यूरोप के अंदर एक जगह है मैसिडोनिया, उस यूरोप के अंदर एक जगह मैसिडोनिया के निवासी कौन थे, अलेक्जेंडर थे, जिन्होंने आज से 2300 साल पहले पूरे वर्ल्ड को जीतने की प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पूरे वर्ल्ड को जीतूंगा। उनका नाम अलेक्जेंडर था, मैसिडोनिया के रहने वाले थे, यूरोप के, और हमारे आज से 2300 साल पहले इन्होंने वर्ल्ड कन्क्वायरर की इच्छा रखी थी। लेकिन ये पूरे वर्ल्ड को कन्क्वायर कर नहीं पाए थे, ये कुछ पार्ट को कन्क्वायर कर पाए थे। इजिप्ट का पार्ट इन्होंने जीत लिया था, वेस्ट एशिया का पार्ट इन्होंने जीत लिया था। रहने वाले मैसिडोनिया यूरोप के थे, इन्होंने जीता इजिप्ट को था, वेस्ट एशिया को था। बाद में इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर भी इन्होंने अटैक करा था, और ब्यास नदी के किनारे तक ये पहुंच गए थे। और उसके बाद इन्होंने ईस्ट की साइड में मार्च करने से इनके सोल्जर्स ने मना कर दिया, क्योंकि वो डर गए थे महापद्मनंद की आर्मी को और उसके रूलर को, उस रूलर की पावर को देखने के बाद में। और दूसरी बात, ये काफी थक भी गए थे, क्योंकि काफी लॉन्ग ट्रेवल करके आए थे, तो अब ये इससे आगे जाना नहीं चाहते थे, ठीक है ना। तो उस समय हमारे इससे पता चलता है कि मगध का जो पावर था कितना ज़्यादा था, उसके चैरियट, उसके एलिफेंट, उसकी आर्मी कितनी पावरफुल थी, ठीक है। अब देखते हैं वज्जी। जो वज्जी है आपका, ये मगध के बाद में सब दूसरा इंपॉर्टेंट पावरफुल किंगडम है वज्जी। इसकी कैपिटल क्या थी, वैशाली। यानी वज्जी की कैपिटल बिहार के अंदर ही थी। उसकी कैपिटल का नाम क्या था, वी से वज्जी और वी से वैशाली, आप याद रख सकते हैं, बिहार के अंदर। और इसके अंदर अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, यानी डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी इसके अंदर, जिसको गण या फिर संघ बोलते हैं। यानी कि इन पर रूल करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि ग्रुप ऑफ लोग होंगे जो इसके ऊपर रूल करेंगे, इसलिए इसको डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है, गण या फिर संघ। जो गण या फिर संघ होता है ये कोई एक नहीं होता, बल्कि इसमें बहुत सारे रूलर्स होते हैं, 1000 ऑफ मैन होते हैं जो इसको एक साथ मिलकर के रूल करते हैं। हर एक को बोला जाता है राजा। यानी कि अगर हम यहाँ सब बैठे हुए हैं तो हम हर एक राजा है, ठीक है। और लेकिन ये ग्रुप ऑफ पीपल्स क्या बोले जाएंगे, गण या संघ बोला जाएंगे, लेकिन हर एक की उपाधि क्या होगी, राजा। ये राजा साथ में बैठ करके रिचुअल्स करते थे, अपनी असेंबलीज में मीटिंग करते थे, डिसाइड करते थे कि क्या करना है, डिस्कशन करते थे, डिबेट करते थे, किस अपने दुश्मन पे अटैक करने की डिस्कशन करते थे, अपने दुश्मन को डराने की बातें करते थे। सब कुछ ये लोग ग्रुप्स में मिलकर के किया करते थे। हालांकि जो वुमेन होती थी, जो दास होते थे, जो कमकारास होते थे, ठीक है ना, ये पार्टिसिपेट इन असेंबलीज में नहीं करते थे। और वुमेन और दास यानी कि स्लेव तो पहले भी हमने देखा था कि रिचुअल्स में, वैदिक स्टडीज में भी पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो वुमेन, दास और कमकार्स जो थे वो इन पार्टिसिपेशन, असेंबली पार्टिसिपेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते थे। जो बुद्धा और महावीरा थे, इनके बारे में चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे आगे। तो ये जो बिलोंग करते हैं गण और संघ से ही बिलोंग करते हैं। यानी बुद्धा और महावीरा जहाँ के राजकुमार थे, ये उनका जो पापा जहाँ रूल करते थे वो एक गण या संघ के थे, ठीक है। ये दोनों ही कहाँ के थे, किसी गण के और संघ के थे। इनका डिस्क्रिप्शन हम आगे चैप्टर में देखेंगे। संघ जो था, बुद्धिस्ट की बुक्स में हमने संघ जो नाम है हमने इसको देखा भी है। एक अकाउंट है वज्जी का जो दिग निकाय का है। दिग निकाय जो है बुद्धिस्ट की किताब है, ठीक है ना, जो बुद्धिस्ट धर्म है उसकी किताब है, उसका नाम क्या है, दिग निकाय। तो उस किताब के अंदर हमने वज्जी के बारे में देखा है, उन्होंने स्पीचेस में बुद्धा ने बताया भी है आज से 300 साल पहले।
अजातशत्रु और वज्जी। अजातशत्रु जो है वो चाहता है अटैक करना वज्जी पर, लेकिन उसने अपने एक मिनिस्टर को भेजा, इसका नाम क्या है, वस्करा, बुद्धा के पास में, कि वो इस बारे में उससे एडवाइस लेना चाहता है, क्योंकि बुद्धा को ज्यादा नॉलेज, क्योंकि वो गण या शंख को बिलोंग करते हैं। और अजातशत्रु इस पे वज्जी पर अटैक करना चाहता है, वज्जी खुद में गण और संघ है। तो उसने क्या करा, अपना एक मिनिस्टर जिसका नाम था वस्करा, अपने इस मिनिस्टर वस्करा को किसके पास में भेजा, बुद्धा के पास में भेजा, कि उस एडवाइस सीख करने के लिए। ठीक है, बुद्धा ने उससे बोला कि या तो वज्जी फ्रीक्वेंटली मीट करते हैं फुल असेंबलीज के साथ में, या फिर वो कभी कभी मतलब कभी कभी मीटिंग्स करते हैं, है ना। तो वज्जी जो थे उनके बारे में उन्होंने बताया कि ये पूरा फुल फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज करते हैं, ये लोग आपस में मिलते हैं और काम करते हैं, और ये स्टेबलाइज अपने रूल्स स्टेबलाइज करते हैं, उनको फॉलो भी करते हैं, ये अपने एक दूसरे की बातों को और अपने एल्डर्स की बातों को सपोर्ट करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। वज्जी वुमेन्स जो होती हैं ये कभी फोर्स में आती नहीं, कभी लोग इनको वुमेन्स को कभी कैप्चर नहीं करते। चैत्य जो है लोकल श्रीनिस वाले, चैत्य मतलब एक मंदिर होता है जो लोकल श्रीनिस होते हैं छोटा सा, इसको टाउन्स और विलेज दोनों में बनाया जाता है। सेंट जो होते हैं अलग अलग बिलीव को फॉलो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को फ्रीली मूव करते हैं। तो जो पावरफुल किंगडम के राजाज है उन्होंने क्या करा, संघ को जीतने की कोशिश करी। ठीक है, इस अब अजातशत्रु का अभी मैंने ऊपर कोट पढ़ा था कि अजातशत्रु ने भी संघ को जीतने की कोशिश करी थी। वो काफी लंबे समय तक, अगर आज से 1500 साल पहले की अगर बात करेंगे, तो जो लास्ट जो गण और संघ था उसने कंक्वायर करा किसने, गुप्ता रूलर्स ने। यानी जो सबसे लास्ट वाला गण और संघ होगा उसको जीतने वाले कौन होंगे, गुप्ता रूलर्स होंगे। इसके बारे में आप चैप्टर 10 के अंदर पढ़ेंगे। तो ये वाला चैप्टर आपका यहीं खत्म हो। उसके बाद में इसमें थोड़ा सा और दे रखा है एथेंस और ग्रीस के बारे में। ठीक है, इसको भी देख लो। आज से 2500 साल पहले जो एथेंस के लोग होते थे उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, इसका नाम था डेमोक्रेसी, जो हम आज तक हम इसे फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो जो डेमोक्रेसी है इसको एथेंस के जो लोग हैं उन्होंने स्टेबलाइज करा था आज से 2500 साल पहले। ठीक है, और इन्होंने कम से कम 200 साल तक इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपने पास स्टेबलाइज कर अपने फॉलो किया था 200 सालों तक। ठीक है, इसके अंदर लोगों के पास में जो 30 साल से बड़े हैं, फुल सिटीजन्स माने गए, उनके पास में वोट देने का अधिकार होता था। ठीक है ना, असेंबली कम से कम 40 गुना एक साल में, मतलब इंपॉर्टेंट मैटर्स जो होते 40 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स पर डिस्कशन करती थी। सारे सिटीजन्स जो थे इन मीटिंग्स को अटेंड कर सकते थे, किसी को भी इन मीटिंग के अटेंशन से बाहर नहीं किया गया था। अपॉइंटमेंट होता था अलग अलग पोजीशन पे, बहुत सारी लॉटरीज के थ्रू। ठीक है ना, वो चूज करते थे अपने नेम्स को, यानी लॉटरीज के नाम से अपॉइंटमेंट किया कर। सिटीजन से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर जा सकते हैं। वुमेन्स को सिटीजन कंसीडर नहीं किया जाता था, इसका मतलब उनको ना वोट देने का अधिकार होता होगा। बहुत सारे फॉरेनर जो यहाँ पर रहने के लिए आए थे, एथेंस में काम करने आते थे, मर्चेंट, क्राफ्ट पर्सन वगैरह, इनके पास में कोई राइट नहीं होता था सिटीजन्स का। इसके अलावा बहुत सारे स्लेव्स थे एथेंस के अंदर जो यहाँ पे माइंस में, फील्ड में, हाउस होल्ड वर्कशॉप में काम करते थे, उनके साथ भी डे टू वन और उनके साथ उनको भी सिटीजन की तरह ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर खत्म हो गया।